हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने जो क्लास 12th का जो फिजिक्स का जो सेकंड सैम्पल पेपर है वो स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे, 14-15 क्वेश्चन तक मैंने आप लोगों को करवा दिए। ठीक है, तो ये उसका सेकेंड वीडियो होगा, सेकेंड पार्ट होगा उसी जो सैम्पल पेपर का। ठीक, तो इससे पहले फर्स्ट पेपर तो हम लोगों ने जो फिजिक्स का वो कर लिया है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत से बच्चों ने वो वीडियो देख भी ली है। ठीक है, तो वो भी हमने 2 पार्ट में करी थी और जो इसका सेकंड सैम्पल पेपर है वो भी हम लोग आज इसका खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोनों सैम्पल पेपर भी मैंने मतलब आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिजिक्स में केवल आपका रह जाएगा आपका प्रीवियस 5 ईयर के जो क्वेश्चन हम कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें भी मैंने आपको सारा करवा दिया, बस लास्ट चैप्टर आपका रह जाएगा कौन सा, सेमीकंडक्टर। ठीक है, और बाकी हमारा जो है वो चल ही रहा है। तो देखते हैं इस वीडियो में आगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर, है ना। तो क्योंकि ये इस साल की जो पहली वीडियो है मेरी, ठीक, जो मैं आप सबके सामने लेके आ रहा हूँ, तो इसलिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो 14 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका क्या है, दो भिन्न प्रकाश संग्रही पृष्ठों, यानी कोई दो पृष्ठ मतलब दो आपके पास ऐसे क्या हैं, सरफेस हैं, फोटो सेंस क्या है, सेंसिटिव सरफेस है आपके M1 और M2। सपोज ये M1 है और ये M2 है। ठीक है, पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी इनमें जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है कि न्यू, है ना, इस तरीके से। और इनका जो निरोधी विभव, निरोधी में मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वह है न्यू नॉट, सॉरी वी नॉट। ये क्या है, वी नॉट है, पोटेंशियल है ना, तो ये वी नॉट है आपका। तो आपको इस तरीके से ये डायग्राम में शो किया गया है। तो आपको यहाँ पे पहचान करनी है, यानी आइडेंटिफाई करना है सरफेस हैविंग हायर वर्क फंक्शन, यानी इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है या इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, वो आपको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क फंक्शन होता क्या है। तो वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, फाइव नॉट से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है फाइव नॉट का, वो होता है एच न्यू नॉट। ठीक है, तो इसका काम होता है कि जब भी किसी मेटल में यानी किसी भी धातु में लाइट पड़ती है, यानी लाइट इंसिडेंट होती है, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, एमिट होता है। ठीक है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए आपके पास जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, यानी इस लाइट के पास क्या होनी चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, यानी एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसकी सतह से निकल सके बाहर। ठीक है, तो उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक, तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि अगर मान लो कोई मेटल है और उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आपकी जो लाइट, आपको पता है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते हैं हम, तो लाइट को डालने पे क्या करते हैं हम, इसमें लाइट जैसी हम डालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो ये जो लाइट आती है इसके पास कुछ एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी, जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल सके। अगर वो मिनिमम एनर्जी इसके पास नहीं होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको यही पता करना है कि किसका जो वर्क फंक्शन है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, ये आपका एक ग्राफ है। ठीक है, तो इस ग्राफ में यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको इधर वोल्टेज दे रखा है वी नॉट। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दो मेटल है M1 M2, इस तरीके से आपको दे रखा है। आपको पता करना है कि M1 का वर्क फंक्शन ज़्यादा है या M2 का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, E इक्वल टू जो होता है फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये जो E होता है वो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी होती है। जैसे मान लो मेटल है, अभी आपका M1 भी हो सकता है, ये M2 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी लाइट कोई इंसिडेंट हुई सपोज ये। ठीक है, इस पर अब इसकी जो एनर्जी होती है ना, लाइट की एनर्जी, उसको हम E इक्वल टू एच न्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एच न्यू, फोटोन की एनर्जी। ठीक है, अब ये ना यहाँ पे दो काम करती है, ये जो एनर्जी यहाँ पे पड़ रही है ये दो काम करती है। एक काम तो करती है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने में, और एक काम करती है इस इलेक्ट्रॉन जब ये बाहर निकलता है तो इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, यानी अगर आपकी ये E अगर आपकी 100 जूल आ रही है ना, 100 जूल एनर्जी आ रही है,
ठीक है, या 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी आपको लेना है। तो उसमें से कुछ एनर्जी, सपोज यहाँ 20 एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन निकलने में खर्च हो रही है तो इस 80 कहाँ यूज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि जो एनर्जी आ रही है आपकी, फोटोन की जो एनर्जी है, जो लाइट आ रही है मेटल के ऊपर जो पड़ रही है, ठीक है, उसको एच न्यू लिखते हैं। ठीक है, और ये जो फाई है, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, उसको निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए तो उसको एच न्यू नॉट लिखते हैं। ठीक है, फाई को, इसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए होती है, तो जैसे मैंने 20 बोला तो 20 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए यहाँ पे एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो आपका फाई नॉट हो गया। और काइनेटिक एनर्जी, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला हमने लिखा, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होता है, यानी ई वी नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे वर्क फंक्शन बताना है, तो हमें यहाँ पे वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है कि एच न्यू नॉट, तो जिसका एच न्यू नॉट ज़्यादा, ठीक है, यानी जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, न्यू नॉट हो गए, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वो उसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे कि किसका थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, वी नॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या होगा, ये इधर जाएगा माइनस में, और ई क्या आएगा, इसके डिवाइड में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये इक्वेशन हमारे लाइन की इक्वेशन जैसी नहीं है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारी एक लाइन की इक्वेशन होती, तो ये y का काम करेगा, ये m का काम करेगा, ये x का काम करेगा, और ये c का काम करेगा। ठीक है, तो v नॉट जो होता है उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, v जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, और जो ये न्यू जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, और जो न्यू नॉट है, ये न्यू नॉट होगा आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे से देखें, इस ग्राफ को देखें, तो यहाँ से देखो ये है हमारा न्यू नॉट। ठीक है, तो ये बताओ, अब ये देखो इसमें जो आपका ये जो सी है वो नेगेटिव में, क्या है, मैं नेगेटिव में है। ठीक है, तो नेगेटिव मतलब ये लाइन कहाँ, यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, कहीं से, कहाँ से, ये जो दोनों लाइन है ये नेगेटिव से स्टार्ट होंगे कुछ ऐसे। ठीक है, तो नेगेटिव से स्टार्ट हो रही होंगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें इनको, है ना, क्योंकि नेगेटिव में, तो नेगेटिव में ही से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, तो जिसका यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये नेगेटिव में जब ये कट कर रहे होंगे, जैसे ये लाइन, तो कौन सी लाइन पहले कट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, जिसका अगर यहाँ पे न्यू नॉट अगर आपका ज़्यादा है, क्या है, न्यू नॉट अगर ज़्यादा होगा तो जो यहाँ से जो ये वी नॉट की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, कम आएगी या ज़्यादा आएगी। सॉरी, पहले मैं कम वाले के लिए दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अगर न्यू नॉट की वैल्यू अगर कम होगी, क्या होगी, कम, तो यहाँ से जो वी नॉट आएगा, ये न्यू नॉट है फ्रीक्वेंसी वाला, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से वी नॉट वो होगा, वो ज़्यादा आएगा कम, तो आपको पता है ज़्यादा आएगा। अगर मान लो ये 10 है और यहाँ से आप 2 माइनस कर रहे हो तो कितना आएगा आंसर, 8 आएगा। ठीक है, और अगर आपका 10 है और उससे आप 5 माइनस करो ज़्यादा वैल्यू, तो कितना आएगा, 5। तो यानी यहाँ पे वी नॉट ज़्यादा आ रहा है ना, जब आपकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उस समय वी नॉट ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा मतलब पहले कट करेगा, माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे वी नॉट, ये जो न्यू नॉट है वो बढ़ जाए तो आंसर आपको पता है कम आएगा, तो यानी ये नीचे कट करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ से हमें क्या पता लग रहा है कि जो सेकंड वाला है, इसका देखो यहाँ टच बाद में हो रहा है ना, यानी इसका जो न्यू नॉट है वो ज़्यादा है। ठीक है, और अगर इसका न्यू नॉट ज़्यादा है, अगर इसका ये न्यू नॉट ज़्यादा है तो इसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये शो करना है। अब ये देखो एक नंबर में पूछता है कभी कभी, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट M2 लिखा सकते हो अगर आप इसको याद करना है। ठीक है, और अगर आपको सॉल्व करके दिखाना है तो इस तरीके से आपको ये दिखाना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था। आज हम देखते हैं 16 वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, एक ऐसा त्रिभुज आपका, यानी ट्राइंगल है, और कौन सा है, समबाहु, यानी इक्विलेटर ट्राइंगल है। इक्विलेटर क्या होता है, सारी साइड सेम होती है, यानी अगर ये L है तो ये भी L, ये भी L, सारी सेम है। इधर -4Q रखा हुआ है, इधर 2Q रखा हुआ है, यहाँ पे Q4 रखा हुआ है। आपको क्या निकालना है, Q पर,
यानी क्यू पे जो फोर्स लगा रहा होगा, ये क्यू पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये क्यू पे कितना फोर्स लगा रहा है, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, उनका रिजल्टेंट निकालना है आपको। तो ये क्वेश्चन है आपका, देखते हैं इसका आंसर। तो देखो सबसे पहले हम इसका देखते हैं डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम कुछ ऐसे दे रखा था ना मेरे क्वेश्चन में, ऐसे है ना, इधर क्यू है, इधर माइनस का 4Q है और इधर 2Q है, और हमें पॉइंट ए, ये जो हमारा पॉइंट यहाँ जहाँ पे Q है वहाँ पे हमें फोर्स लगा निकालना है, यानी बल निकालना है। ठीक है, फोर्स मतलब बल निकालना है हमें। तो कितना वहाँ पे बल लगेगा। तो देखो आपको पता है ये प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों प्लस हैं ये। ठीक है, तो जब प्लस प्लस पे फोर्स लगाएगा तो कहाँ की तरफ जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस जो क्यू पे फोर्स लगाएगा वो कहाँ लगाएगा, अपनी तरफ लगाएगा ना। माइनस वाला प्लस को अपनी ओर खींचेगा, तो इसलिए फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी। अब ये दोनों प्लस हैं तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो नाम दे रखा वो दे रखा है F1 और इसको जो नाम दे रखा है उसको दे रखा है F2। ठीक, अब यहाँ पे इनका जब हम रिजल्टेंट निकालने जाएंगे, क्या निकालने जाएंगे, रिजल्टेंट मतलब परिणामी बल निकालने जाएंगे। ठीक, तो वो क्या होगा, आपको इसका फॉर्मूला पता है ना, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का। F1 F2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा बनेगा इनके बीच में 120 बन रहा है, कितना, 120। ठीक है, तो 120 एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 120 आएगा। अब आपको F1 F2 निकाल के यहाँ पे फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया है ना। ये एरो मैंने नीचे की तरफ क्यों बनाया, माइनस क्यू के कारण, क्योंकि वो उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। और ये प्लस वाला देखो इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट निकालना है आपको। रिजल्टेंट कहीं यहाँ बीच में ही आएगा इसका। ठीक है, ऐसे ये जो आएगा R है ना, वो इनका रिजल्टेंट बीच में आएगा कहीं। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर मैं F1 के लिए फॉर्मूला लगाऊं, F का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, K Q1 Q2 अपॉन R², यही तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर हम देखें तो R², ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इन दोनों के लिए लगाऊँ F1, यही लगाऊंगा मैं, F = K Q1 में ले लेता हूँ Q को और Q2 में ले लेता हूँ 2Q को, और बीच की डिस्टेंस कितनी है इनकी, L, कितनी, L का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर ले लेंगे तो K Q का स्क्वायर अपॉन L², ये है ना। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, ये हमारा F1 आ गया। ठीक, ऐसे हम F2 निकाल लेंगे। F2 के लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, F2 K तो वैसे लिखेंगे, Q1 की जगह कितना आ जाएगा Q, और Q2 की जगह कितना आएगा, माइनस का 4Q, और इनकी बीच की डिस्टेंस L का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा F2 आ गया देखो। ठीक, अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखो माइनस लगा के कोई फ़ायदा होता नहीं है, तो माइनस को हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो F2 = इस 4 को बाहर ले लेंगे और अंदर क्या जाएगा, K Q² अपॉन L²। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया। और यही अभी हमने क्या निकाला था, देखो जैसे हमने ना, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, ये जो मैंने F1 निकाला ना, इस पूरे को F ले लिया, क्या ले लिया, एक F ले लिया। ठीक है, ऐसे आप अभी जैसे ये पूरा बचा ना, तो देखो इसको जब मैंने F लिया है तो ये भी तो सेम है, इसको मैं F लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो F2 कितना आ जाएगा, F2 आ जाएगा आपका 4K, कितना आ जाएगा 4K, सॉरी 4F ले लेंगे, क्या लेंगे, F ले रखा ना मैंने इस पूरे को, तो इस पूरे को मैं F लिख दूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने F लिखा है वैसे ही मैं यहाँ पे भी F लिख लूँगा इसको। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 2F बना, यहाँ पे 4F बना। अब आपको पता है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखा था। ये जो F1 है उसकी जगह रख दो 2F, कितना, 2F का स्क्वायर। ठीक है, ऐसी F2 है उसकी जगह रख दो 4F का स्क्वायर। ठीक, प्लस 2 F1 की जगह रख दो 2F और F2 की जगह रखो 4F। ठीक है, cos 120 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनका स्क्वायर करते हैं, तो इनका स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो 2F का स्क्वायर कितना होता है, 4F²। ठीक है, 4 का कितना हो जाएगा 16F², और यहाँ पे देखो 2 × 4, ठीक है, 2 × 4 और 4 × 4 = 16,
16 f², ठीक है, सॉरी f आएगा 16 आएगा, f² भी आएगा, और cos 120 की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, -1/2 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा 8 बार, ठीक। तो देखो यहाँ पे वही कर रखा है, तो ये हो जाएगा, देखो ये 4 आया, ये 16 आया, ये 16 f² और ये रखा, 2 से इसे काट देना 8 बार, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 20, कितना हो जाएंगे 20, 4 + 16 कितना हो गया 20, और इसको काटा आपने तो ये हो गया 8। तो 20f² में से 8 माइनस करोगे, 8f² तो कितना बचेगा, 16f² बचेगा ना, सॉरी 16 बोल रहा मैं, 12 बचेगा। तो ये 12f² बचेगा। तो इसका जो बाहर निकलेगा वो कितना आएगा, ये आएगा 2√3f, है ना। f² का जो बाहर आएगा वो f आएगा, और 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√3। f की वैल्यू देखो यहाँ पे पुट कर देंगे कितनी, जो हमने स्टार्टिंग में लेट करी थी, कितनी लेट करी थी ये, तो इसको हम वो रख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको ऊपर जैसे कि पूरा सॉल्व मैंने आपको मतलब जो मैंने करवा रखा है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में आपका जो है आपको सही करना पड़ेगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। जिनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। बट जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैलकुलेशन कैसी हुई, तो ये थोड़ा आपको लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक। बाकी कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, और ये आपको मैंने यहाँ पे f लेट कर रखा है, ठीक है। तो ये याद रखना, आप इसको पूरा भी लेके चल सकते हो, मगर वहाँ से क्वेश्चन बहुत टफ सा बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इसको f मान लिया हमने, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन है कि आपको एक LCR सर्किट दे रखा है। LCR मतलब जिसमें L भी लगा है, C भी लगा है और R भी लगा है, ठीक है। तीनों की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। V भी दे रखा है, वोल्टेज, यहाँ से वोल्टेज कितनी आप दे रहे हो, 230 दे रहे हो, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स विच प्रोड्यूस रेजोनेंस इन दिस सर्किट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेजोनेंस, जिसको हिंदी में अनुनाद बोलते हैं, ये कब होता है, तो ये तब होता है जब XL और XC बराबर हो जाएं, ठीक है। मतलब यहाँ इसका जो XL होगा और इसका जो XC होगा, यानी दोनों का जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस जो होता है ना इन दोनों का, उसको हम XL और XC बोलते हैं। तो ये जब दोनों इक्वल होंगे तब रेजोनेंस होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, बहुत बार करवा दिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन मैंने करवा रखे होंगे ना पहले प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन में, सैम्पल पेपर में, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगा किस वीडियो में मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो ऐसे यही भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवा रखा है। तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, XL और XC जब बराबर होता है तो वो आपका रेजोनेंस होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। अगर कहीं पर रेजोनेंस पूछेगा तो आप सिंपल ये बता देना XL और XC क्या होते हैं जहाँ पे बराबर। तो जब इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो इस केस में ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, केवल यही रेजिस्टेंस आपका रहता है, ठीक है। तो देखते हैं, और एक इम्पीडेंस निकालना में, यानी प्रतिबाधा निकालनी है। एक में हमें स्रोत की आवृत्ति निकालनी है और एक में प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस निकालना है। और तीसरा पार्ट भी है इसका, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सर्किट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम यानी करंट भी निकालनी है, करंट का एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका, पहले हमने निकाल ली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा फॉर्मूला होता है रूट में LC। तो L की वैल्यू कितनी देर की है 5, और C की वैल्यू कितनी देर की 80। तो 5 और 80 जो देर की ना माइक्रो फैराड में देर की, आपको इसको फैराड में बदलना पड़ेगा। तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पे रूट में है तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना ये आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करा के नहीं दिखा सकता आप लोगों को, वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी आपकी, ठीक है। अगला पूछा है कि क्या था सेकंड पार्ट, देखते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट पूछा है ना, इम्पीडेंस आपको बताना है। इम्पीडेंस मतलब जेड आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आप देखो इसका फॉर्मूला है, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता था ना ऐसा होता था, XL माइनस XC। LCR सर्किट का जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जब ये XL और जब ये XC बराबर होते हैं तो उस समय रेजोनेंस होता है यानी अनुनाद होता है। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो कट के जीरो नहीं हो जाएंगे यहाँ पे, तो केवल क्या बचेगा, ऐसे रूट में R² बचेगा, और R² में से R जब क्या आएगा बाहर R, तो Z बराबर R। तो ये इसका इम्पीडेंस होता है यानी प्रतिबाधा होती है, Z बराबर R, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो ये कट के जीरो हो जाएंगे। अगर मान लो ये 5 है तो ये दोनों 5 5 हो जाएंगे, कट के क्या हो जाएगा 0।
तो जेड उस समय किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले वाले में हमने फ्रीक्वेंसी निकाली ओमेगा, ठीक है, और दूसरे वाले में हमने जेड निकाले, तीसरे वाले में हमें करंट निकालनी है आई। ठीक है, तो देखते हैं जो इसका सेकंड थर्ड पार्ट है उसमें एम्पलीट्यूड पूछा है किसी करंट का। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, ऐसे करंट जाती है ना, तो ये होता है ना आपका एम्पलीट्यूड, मतलब आयाम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड होता क्या है, जो मैक्सिमम करंट होती है ना, कहाँ तक जा सकती है, तो उसको बोलते हैं। यानी आपको मैक्सिमम करंट नहीं, पीक करंट निकालनी है आई नॉट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो भी आपको पीक वोल्टेज रखना पड़ेगा अपॉन में जेड, जेड मतलब रेजिस्टेंस है ना। आई का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वी अपॉन आर होता है। ठीक है, तो अगर आप जब एम्पलीट्यूड करंट निकाल रहे हो, नहीं पीक करंट निकाल रहे हो, तो यहाँ पे पीक वोल्टेज ही रखोगे। तो इसलिए पहले पीक वोल्टेज हमने निकाली, तो उसका फॉर्मूला होता है √2 वी मतलब VRMS होगा, ये क्या होगा RMS। ठीक है, तो हमें दे रखी है कितनी 230, तो यहाँ पे 230 रखोगे। तो और नीचे जेड, जेड कितना देर का था आपको क्वेश्चन में, आर जो जेड हमारा जेड आर बराबर आया था ना, अभी अपने सेकंड पार्ट करता, तो आर की वैल्यू वहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे 40 रख देंगे जेड की जगह। तो √2 230/40। ठीक है, तो काटोगे और इसका आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जेड आर कितना देर का था, 40 देर का था ना, जब मैंने बताया जेड बराबर कितना होगा आर निकाला था हमने, तो यहाँ पे मतलब कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, जेड तो 40 आ गया यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, ये जो होती है RMS वोल्टेज होती है आपकी, कौन सी RMS वोल्टेज। मगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड करंट पूछा था, तो यानी पीक करंट, पीक मतलब जो अधिकतम धारा होती है वो निकालनी थी आपको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला V0 अपॉन जेड लिखना था, और V0 कैसे निकालोगे, √2 इंटू VR, जो भी VRMS है उसमें √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आ गया इसका। इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले का करवा रखा है, जब मैंने इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, आप वहाँ पे जाके देख लेना, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, ये पिछली वीडियो में भी करवाया है। ठीक है, और ये जो चैप्टर के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए वहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन करवा रखा है। ठीक है, तो ये भी पहले का करवा रखा है। देखो कितने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रखे आपके, ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है आपको प्रीवियस 5 ईयर के। मैं जिस इन वीडियोज़ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है, ये है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है, बहुत बार करवा रखा है ये। ठीक है, तो ये भी प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। ये न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये वाला, चलो इसके बाद देखते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है आपको दे रखा, तो ऑक्सीजन एटम दे रखा था, है ना, ऑक्सीजन परमाणु दे रखा जिसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 8 है, और एटॉमिक मास यानी परमाणु भार 16 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, वो आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो फॉर्मूला होता है, पहले उसका आपको डेल्टा ई निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उसको ए से डिवाइड करना पड़ेगा, या जो भी आप डेल्टा एम इंटू 931, पहले डेल्टा एम निकालोगे, फिर उसकी 931 से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर जो भी ए होगा, ए मतलब ये 16, ठीक है, उससे डिवाइड कर दोगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे डेल्टा एम निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा एम, तभी निकलती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसको बोलते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हिंदी में। ठीक है, तो डेल्टा एम कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो डेल्टा एम के लिए फॉर्मूला होता है जो भी आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 80 प्रोटॉन होंगे, 80 इसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन, है ना। आपको पता है ये जो होता है ये प्रोटॉन होता है, तो कितने प्रोटॉन है इसमें, 8 लिख दिए। और 16 में से 8 को माइनस करोगे, 16 में से 8 तो कितना बचा, 8, तो न्यूट्रॉन भी कितना आ गया, 8, तो यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन भी 8, तो 8 प्रोटॉन का मास 8 न्यूट्रॉन का मास, यानी इसके अंदर 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, तो दोनों का मास मतलब दोनों का द्रव्यमान को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस का मास होता है Mn। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। यानी देखो आपका कोई भी एटम होता है ना, ठीक है, तो उसका न्यूक्लियस का मास होता है वो Mn होता है, उसको Mn लिखते हैं। और उस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं
उन दोनों के मास। अब उसके अंदर 8, जैसे यहाँ पे 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इन दोनों को हम माइनस करते हैं, तो वहाँ से हमारा क्या निकलता है, डेल्टा एम निकलता है। क्या निकलता है, डेल्टा एम, ठीक है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ना ज़्यादा होता है न्यूक्लियस के मास से, तभी तो हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, है ना। ये ज़्यादा है और ये कम है। यानी अगर मान लो ये 100 है तो ये 99.9 होगा आपका, ठीक है। यानी इतना हो सकता है। तो ये हमेशा न्यूक्लियस का मास कम होता है, याद रखना, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर मान लो नाइट्रोजन दिया होता है ऐसे, तो यहाँ पे 8 की जगह 7 आ जाता है आपका, और 14 में से 7 माइनस करोगे तो यहाँ पे भी 7 आ जाता है आपका, ठीक है। बस बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। अब आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन में प्रोटॉन का मास दिया है, ये रखा हुआ, और न्यूट्रॉन का मास भी दिया है, तो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ तो, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे दे रखा है प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का भी दे रखा है। फाइंड पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। और ऑक्सीजन का मास भी दे रखा है आपको, ठीक है। तो ऊपर ही लिखा हुआ है 16, और 1 AMU की वैल्यू भी दे रखी है आपको, ठीक है। तो आपकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा यहाँ पे निकालने में, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी, इस पूरे की 8 की मल्टीप्लाई करी, इसमें 8 की मल्टीप्लाई करी, तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे यहाँ पे तो ये बनेगा 16.1326, और mn अभी आपका ऐसे रहेगा। अब mn कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। यानी जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब नाभिक का द्रव्यमान, न्यूक्लियस का मतलब नाभिक का द्रव्यमान, हिंदी में बोलते हैं नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है। अब यहाँ पे नाभिक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम mn, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे निकाला, देखो इसके अंदर 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। ऐसे तो लिखा हुआ है हमारा। तो ये जो 8 होते हैं यही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, यानी द्रव्यमान दे रखा है। तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब जो ऑक्सीजन है, इस तरीके से ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान दे रखा है वो 16 दे रखा है, और उसमें से इलेक्ट्रॉन के मास को हटा दो, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हटा दो, ठीक है। तो उसमें से माइनस कर देंगे 16 में से, तो क्या बचेगा आपका, नाभिक का द्रव्यमान बचेगा, ठीक है। जैसे होता है ना परमाणु, तो आपको बताइए नाभिक है, और ये उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे इसके चारों। तो अगर आप क्या करो, इस नाभिक में से जो ये न्यूक्लियस का जो मास है जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, वो न्यूक्लियस का मास कैसे निकालोगे, इस एटम के मास में से ये इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर दो, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है। कितना है, 0.044, तो किसका मास आएगा, इस न्यूक्लियस का मास आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हमने निकालना है। उसके बाद ये वैल्यू यहाँ रख देनी है, यानी ये जो मान होगा वो यहाँ रख देना, और इनको माइनस कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये हमारा डेल्टा एम आ गया आपका। अब डेल्टा एम आ गया, तो मैंने बताया था पहले उसकी 931 से मल्टीप्लाई करना, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से, करी, और डिवाइड में ए क्या होता है हमारा, ये आपको पता है ना, कोई भी एटम होता है तो जो ये जैसे ऑक्सीजन है तो इधर ये जेड होता है, ऊपर ए लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये ए आपका कितना हो गया, 16 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 16 से डिवाइड करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, बाइंडिंग एनर्जी जब पर न्यूक्लियन जब भी बोलेगा तो ये फॉर्मूला याद रखना, एक डेल्टा एम निकालना है, फिर 931 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसको ए से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी से कैसे रिलेटेड होता है, यानी द्रव्यमान क्षति क्या होती है, और द्रव्यमान क्षति नाभिक की बंधन ऊर्जा से कैसे संबंधित होती है, तो ये हमें इसमें देखना है। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं मास डिफेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। तो नाम से पता चल रहा है द्रव्यमान में क्षति, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, वहाँ पे भी हमने ये फॉर्मूला डेल्टा एम जो होता है ना, इसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं, यानी द्रव्यमान क्षति। तो अगर आप इसका फॉर्मूला अगर पढ़ लो तो यही आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपका कोई एटम है, मान लो जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन करा ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो आपको पता है इसके जो सेंटर में होता है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस किससे बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, ठीक है, हिंदी में नाभिक बोलते हैं। तो जो नाभिक होता है वो किससे बना होता है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है। अब जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप जोड़ते हो ना,
अब आप बोलोगे कि जो न्यूट्रॉन होता है, जो नाभिक होता है मतलब न्यूक्लियस होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो अगर जितना मास इसका होगा उतना ही मास किसका, न्यूक्लियस का यानी नाभिक का भी होगा। अगर मान लो ये इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो 10 ग्राम के हैं, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मान लो इन दोनों को जोड़ के 10 ग्राम आता है, तो क्या पूरे का जो मास होगा, यानी जो पूरा नाभिक है यानी न्यूक्लियस है, उसका मास भी 10 ग्राम ही होगा? तो नहीं, ठीक है। अगर ये 10 ग्राम है तो ये हमेशा उससे कम ही होगा, ये वाला हमेशा कम होता है। अब ये 10 है तो ये 99.9 हो सकता है, 99.999 हो सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा कम होता है, तो इसी को बोलते हैं हम मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान में क्षति। कि जब आपने इनको सिंगल सिंगल वेट करा और तब जोड़ा तो उस समय जो मास, और जब ये दोनों मिल गए और इन्होंने न्यूक्लियस बनाया यानी नाभिक बनाया, तो उस समय का जो मास होता है उन दोनों में जो अंतर होता है यानी डिफरेंस जो होता है, उसी को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो एक परमाणु के नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है, यानी एक्चुअल मास ऑफ एटम न्यूक्लियस, और नाभिक बनाने वाले न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग के बीच का अंतर, ठीक। तो यानी जो नाभिक बना रहे हैं, न्यूक्लियस जो बना रहे हैं, ठीक है, नाभिक बनाने वाले न्यूक्लियनों मतलब वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस बना रहे हैं कौन, न्यूक्लियन, उनके मास के जो डिफरेंस होता है उन्हीं को हम डेल्टा में यानी मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान क्षति बोलते हैं, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मास ऑफ द एटम न्यूक्लियस एंड सम ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियंस दैट मेक अप द न्यूक्लियस, ठीक है। तो डेल्टा हम कैसे निकालते हैं, जो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन के मास को ऐड करते हैं और उनमें से माइनस कर देते हैं किसको, न्यूक्लियस के मास को, ठीक है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस आता है वही हमारा मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान में क्षति। जो कम हो रहा था ना, आपका 10 ग्राम था और बनने के बाद वो 99 पॉइंट जो भी है, तो जो कमी हो रही है जो उन दोनों को माइनस करके आएगा, है ना, तो वही हमारा मास डिफेक्ट होता है। अब सेकंड पूछा था कि मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान क्षति जो है वो बाइंडिंग एनर्जी यानी बंधन ऊर्जा से कैसे रिलेटेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखो, अब अगर आप बात करो तो ये जो मास जा कहाँ रहा होगा, ठीक है, जो कम हो रहा है वो जा कहाँ रहा है। जैसे मैंने बोला था कि हमने प्रोटॉन का मास लिया और न्यूट्रॉन का मास लिया, ये हुआ 10 ग्राम, ठीक है, लेट किया हमने। और जो आपका इन दोनों को मिलने के बाद जो न्यूक्लियस बना यानी नाभिक बना, उसका मास था सपोज 99.1 या 9 ही ले लो, ठीक है, 99.99। तो ये 0.1 ये जा कहाँ रहा है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, ठीक है। इसी एनर्जी को बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। किसमें, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक ठीक। तो अगर आप इस रिलेशन को देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या इसमें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू होती है मास डिफेक्ट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मास डिफेक्ट के, डेल्टा एम के। तो डेल्टा एम जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है आपकी, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ग्रेटर मास डिफेक्ट इंडिकेट ए लार्जर बाइंडिंग एनर्जी, यानी जितना ज़्यादा आपका मास डिफेक्ट होगा बाइंडिंग एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। और उससे मोर आपका जो न्यूक्लियस होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान क्षति आपकी जितनी ज़्यादा होगी, द्रव्यमान क्षति जितना ज़्यादा होगी तो आपका जो बाइंडिंग एनर्जी यानी बाइंडिंग एनर्जी का मतलब जो आपका क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा जो होगी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और उससे आपका जो नाभिक होगा उतना क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा आपका, ठीक है। स्टेबल, मोर स्टेबल न्यूक्लियस मतलब उतना ज़्यादा स्टेबल यानी स्थायी आपका न्यूक्लियस होगा यानी नाभिक होगा, ठीक है। इसको मैं हिंदी में नहीं लिखा है मैंने आपको, तो इसको आप देख लेना। यहाँ पे आपको लिखना क्या है हिंदी में कि बाइंडिंग एनर्जी यानी जो बंधन ऊर्जा होती है वो द्रव्यमान क्षति के समानुपाती होती है, ठीक है। उसके बाद आपको आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से देख सकते हो आप। तो ये ई बी इक्वल टू होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ई बी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी है और डेल्टा एम यहाँ पे मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान क्षति है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है जितना ज़्यादा द्रव्यमान क्षति होगी
बंधन ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी और आपका नाभिक उतना ज़्यादा स्थायी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है मैटर वेव क्या होती है और यहाँ से डी ब्रॉगली की जो इक्वेशन है वो आपको प्रूव करनी है। ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत बार करवा रखा है। ठीक है, उसके बाद है कि ड्रॉ एक सर्किट डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यूज टू ऑब्टेन द रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसका डायग्राम मैं अभी आपको दिखा दूंगा और ये जो दोनों क्वेश्चन है ना मैं आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ ना उसके अंदर ये करवाऊँगा ही। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले का करवा रखा है, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, यानी ये जो 24 क्वेश्चन है 24 नंबर वाला ये मैंने का पहले का करवा रखा है प्रीवियस 5 ईयर के उसमें, तो मैं ये आपका जो इस वीडियो का भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक तरीके से मैं अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उनमें बनाऊँगा इसको। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए और ये मैंने आपको पहले का करवा रखा है। जो क्वेश्चन मैं आपको टिक मार रहा हूँ ना ये सब मैं आपकी वीडियो जो होंगी ना प्रीवियस 5 ईयर के उसमें आपको ही मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रह जाएगा आपका एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे जो ये अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में पूरा आया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं समझा देता हूँ इसमें क्या एक बायो कॉन्वेक्स लेंस है यानी एक द्विउत्तल लेंस है आपका, है ना, कौन ऐसा इसी को बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो बाय कॉन्वेक्स लेंस यानी द्विउत्तल लेंस है आपका। अब इसमें देखो एयर में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी हवा में वायु में, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो वायु, वहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। ठीक है, और एक दे रखा है वाटर में यानी NW, इसकी वैल्यू है 4/3 यानी वाटर में यानी जल में। ठीक है, 4/3 दे रखी है। अब आपको इसकी रेडियस भी दे रखी है R1 और R2 दोनों वैल्यू दे रखी है, एक 20 और एक 30। आपको एक बार एयर में फोकल लेंथ निकालनी है यानी फोकस दूरी निकालनी है और एक बार वाटर में यानी पानी में निकालनी है। ठीक है, जल में। तो ये चीज़ें हैं बस, तो देखते हैं इसको। ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक दे रखा है। ठीक है, N किस में, एयर में, क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तनांक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये दे रखा है एयर में और यही हमें दे रखा है किस में, वाटर में यानी जल में। ठीक है, दोनों। तो ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एफ यहाँ पे फोकल लेंथ होता है यानी फोकस दूरी होती है, एन यहाँ पे अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आर यहाँ पे आपका रेडियस होता है और ये आपका दूसरी रेडियस होती है यानी एक पहले वाली और एक दूसरी वाली। ठीक है, R1 और R2। तो ये यहाँ पे याद रखना, R1 जो होता है प्लस में होता है, R2 हमारा माइनस में होता है। जो एयर का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था 3/2, उसको डिवाइड करोगे 1.5 और जो वाटर का दे रखा है वो 4/3 दे रखा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक बार पहले हमें एयर में निकालना है, तो एयर के लिए फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। तो यहाँ पे एन भी जो एन रखोगे वो एयर के लिए रखोगे -1 1/R1 -1/R2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, है ना, सारी वैल्यू आपको दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, R1 की वैल्यू दे रखी है, R2 की वैल्यू दे रखी है, रखी। ठीक है, सारी वैल्यू रखी। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम कैसे लोगे, आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी और इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 2 और नीचे हो जाएंगे 60 दोनों। ठीक है, और 1.5 में से 1 माइनस करोगे तो 0.5 आएगा। ठीक, और 0.5 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे और अपॉन में 60, तो ये आपका 1/24 बन जाएगा। तो ये 1/24 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो एफ एयर आपको निकालना है, तो ये है 1/24। तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो इतना आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल कैलकुलेशन है और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला हमें वाटर में निकालना है यानी जो आपका जल था उसमें निकालना है, पानी में। तो यहाँ पे जब आप वाटर में निकालने जाओगे ना तो बाकी करना तो सेम है, मगर यहाँ पे ना ये जो फॉर्मूला है
यहाँ पे जैसे अभी एयर के लिए था, तो एयर के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, मगर जो वाटर में निकालने जाओगे ना, तो NWA ये जो आप रखोगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो आपका किस में वैल्यू दे रखी थी, जो एयर में जो वैल्यू दे रखी थी और वाटर में जो वैल्यू दे रखी, उन दोनों को यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है, और माइनस में 1, ठीक। तो यहाँ पे आपको वही करना है। देखो Na की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी हुई है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पे, एयर में, और जो नीचे वैल्यू है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में, वाटर में, यानी ग्लास का वायु में अपवर्तनांक और ग्लास का जल में अपवर्तनांक, दोनों को डिवाइड करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे दोनों को डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी इतनी, -1। और यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे फिर से वही एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई करी 3 की और इसमें हमने मल्टीप्लाई करी है 2 की, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5/60। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/96 होगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसे, तो यहाँ पे भी इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 96 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो इसको ज़रूर करना, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये फॉर्मूला याद रखना और यहाँ पे सीधा वैल्यू रखनी है। एयर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर जब वाटर वाले निकालने जाओगे तो यहाँ पे याद रखना Na/NW करना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो है, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को पहले करवा रखा है ना, जब प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है कि वाई नेसेसरी टू कनेक्ट एक शंट इन पैरेलल टू ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू मेजर द करंट, ठीक है। तो ये आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, उसमें कि पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस को क्यों लगाते हैं, किसको, करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब हम शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एमीटर, और एमीटर बनता है ना, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बनाने का प्रोसेस है। तो एमीटर बन जाएगा जिससे वो करंट को मेजर कर सकता है, ठीक है। और शंट यानी पैरेलल में जोड़ने पे क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, तो देखते हैं इसको। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि जैसे आपको पता होगा कि एक गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, हिंदी में भी गैल्वेनोमीटर ही बोलते हैं। तो इसके जो शंट का मतलब होता है, शंट रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है इसमें। शंट का मतलब एक तरीके से पैरेलल यानी समांतर जो प्रतिरोध होता है ना, उसी को शंट बोला जाता है, ठीक है, उसी को शंट बोलते हैं हम लोग। तो समांतर में एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है, शंट में एक क्या हो जाता है, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है, किसके, गैल्वेनोमीटर के, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लो हो जाता है। कभी भी दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है वो लो हो जाता है, कम हो जाता है, ये आपको पता ही होगा। और सीरीज में जोड़ते हैं यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बढ़ जाता है, ठीक है। अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ, अगर मान लो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 हमने पैरेलल में जोड़ दिया, तो इसका आंसर 2.5 आएगा। और इसी को हमने सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो ये 10 हो जाएगा। 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो पैरेलल में हमेशा घटता है। तो यहाँ पे भी देखो RSH और G इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में है, तो यानी कम हो जाएगा। और जब पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो यहाँ से ज़्यादा करंट आपकी अलाउ करेगी, यानी ये जो शंट में रेजिस्टेंस हमने लगाया ना, यहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो होगा और इससे क्या होगा, जो करंट का एक्यूरेट मेजरमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए शंट में हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के शंट में एक क्या जोड़ते हैं, शंट रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, यानी शंट प्रतिरोध को जोड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपको धारा का मान यानी करंट निकालनी, क्या निकालनी, वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, ठीक है। यानी इस सर्किट में कितनी करंट चल रही होगी वो आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे यहाँ पे, तो अगर आप देखो तो पहला पार्ट यहाँ पे बोला है द एमीटर सोन इज ए गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस इतना है। अगर ये एमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर है आपका, क्या है, गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना है, Rg, तब आपको करंट निकालनी है, ठीक है। और एक बार बोला है कि इस गैल्वेनोमीटर के सेकंड पार्ट में, ये जो गैल्वेनोमीटर हमारा
ये जो गैल्वेनोमीटर है हमारा ये, जिसका रेजिस्टेंस 60 है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दो जिसकी वैल्यू कितनी है 0.02 ओम है, तब आपको करंट निकालनी है। यानी दो पार्ट हैं आपके, एक बार सिंपल जी रखना है जिसकी वैल्यू 60 है, ठीक है, और एक बार आपको इसके पैरेलल में भी जोड़ना है जिसकी वैल्यू 0.02 ओम है, ठीक है। तो दोनों पार्ट में आपको करंट निकालनी है। तो देखते हैं। तो पहला पार्ट जो पूछा गया था कि केवल यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, वो भी कितने ओम का, 60 ओम का, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे करंट निकालनी है तो करंट का फॉर्मूला सिंपल होता है, टोटल वोल्टेज कितनी है ई और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे देखो एक ये 60 ओम है और एक 3 ओम ये है ना, यही तो दो रेजिस्टेंस है इसमें, तो इन दोनों को प्लस रख देंगे। तो इसको हमने आर ले लिया और इसको हमने जी लिख लिया, तो आर प्लस जी। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, ई की वैल्यू कितनी है 3, आर की वैल्यू कितनी है 3 और जी की वैल्यू कितनी है 60। तो ये आप जब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा करंट, 0.048 एम्पियर, ठीक है। सेकंड चीज़ पूछा है कि अब ये जो गैल्वेनोमीटर था उसके पैरेलल में आपने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है, और जिसकी वैल्यू कितनी है 0.02 है और इसकी वैल्यू कितनी थी 60। तो अब आपको करंट बतानी है। अब यहाँ पे टोटल कितने रेजिस्टेंस हो गए, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, ठीक है। हमें क्या करा, ये जो गैल्वेनोमीटर हमें दे रखा था उसके समांतर में एक रेजिस्टेंस जोड़ना था आर एस, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0.02 है। तो अब हमारे पास टोटल कितने रेजिस्टेंस हो गए, ये। तो पहले ना इन दोनों को हम किस में, पैरेलल में यानी समांतर क्रम में सॉल्व कर लेंगे। तो जब मैं इनको समांतर क्रम में सॉल्व करूँगा तो कैसे करूँगा, तो ये तो आपको फॉर्मूला ही पता होगा ना, जब दो रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में होते हैं, है ना, तो कैसे करते हैं इसको। मान लो ये R1 है, ये R2 है, तो कैसे करते हैं, अगर हमें इसका टोटल निकालना है तो दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों को प्लस में, और एक तरीका वही होता है 1/R1 + 1/R2 वैसे करके। तो वही हमने करा यहाँ पे दो कौन थे आपके, एक जी था और एक RS था, दोनों को पैरेलल में जोड़ा इस तरीके से, है ना। जी की वैल्यू 60, एस की वैल्यू, एस मतलब यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस, जो क्वेश्चन में उसने RS लिखा हुआ है ना, उसको मैंने यहाँ पे एस ले लिया है, ठीक है। तो इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई और नीचे दोनों को ऐड करके जब डिवाइड करोगे तो इतने ओम आपके यहाँ पे करंट आ जाएगी, वो रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब आप करंट निकाल लो। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ई कितना हमारे पास 3 और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एक 3 हो गया, ये तो आएगा ही। और यहाँ पे जो दोनों थे जी और ये जो पैरेलल में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.02 लिख दिया। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या है, पहला तो ये पार्ट है कि जो किरचॉफ लॉ होता है, फर्स्ट लॉ, वो इनमें से किस लॉ को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी जितना चार्ज किसी पॉइंट पर आएगा उतना ही चार्ज वहाँ से जाएगा, ठीक है। यानी इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, यही तो होता है ना, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यानी अगर आप 10 एम्पियर आ रही है तो ये जो करंट जाएगी वो भी कितनी होगी 10, 2 + 8 ये भी 10 और आ रही है वो भी 10। तो इनकमिंग चार्ज होगा आउटगोइंग चार्ज, यानी ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ। सेकेंड पार्ट जो है, ये डायग्राम आपको दिया है, ये इनकमिंग करंट है, यानी 4 एम्पियर करंट आ रही है, एक 1 जा रही है, एक 1.3 जा रही है और एक आई आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखते कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 और 2 4 आ रही है ना, तो 4 को इधर लिख दिया हमने इक्वल, और यहाँ से 1 और 1.3 ये जा रही है, तो इक्वल में 1 + 1.3 और एक आई हमारी जा रही है, ठीक है। यही तो हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा हुआ ना, जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। तो जितनी आ रही है उनको इधर की साइड लिखेंगे और जितनी जा रही है, एक ये जा रही, एक ये जा रही और एक ये जा रही, उनको इधर की साइड रखेंगे। जितनी आ रही है और जितनी जा रही है वो दोनों इक्वल होंगी। अब यहाँ पे जाने वाली 1, 1.3 और एक आई थी, तो इनको मैंने इधर लिख दिया, और आने वाली 2 और 2 इनको यहाँ लिख दिया। तो अब यहाँ से सॉल्व करोगे 4, ये 2.3 और यहाँ जाएगा माइनस का होगा, तो ये 1.7 एम्पियर करंट आ जाएगी, ठीक है। अगला जो इसका लास्ट पार्ट है कि स्टैब्लिश द नेसेसरी कंडीशन फॉर बैलेंस
स्टेट ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ लॉ, यानी किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध स्थापित कीजिए। यानी जो इसका फॉर्मूला है वो प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस 5 ईयर के उसमें भी करवा रखा है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे इसको देख सकते हो। मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये उसका आंसर, ये मैंने पहले आप लोगों को करवा रखा है, आप लोग वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही था आज के लिए। इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने तो बाकी इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। जो क्वेश्चन मैंने पहले के करवा रखे हैं वो क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों के छुड़वा दिए, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले पढ़ा दिया है तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और बाकी ये कि अभी आपको सेमीकंडक्टर का जो चैप्टर है वो भी करवाना है, और केमिस्ट्री में आपका एमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स भी करवाना है मेरे को, ठीक है। और मैथ्स में अभी बहुत आपका रह रखा है, तो इसलिए इस वीडियो में यहीं तक रहेगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। प्रीवियस 5 ईयर में सारे क्वेश्चन करवा रखे। ये जो आप देख रहे हो ना सॉल्यूशन, ये भी मैंने वहीं से फ़ोटो खींच के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के पहले के करवा रखे हैं। अगर आप देखो ना तो सैम्पल पेपर जो दे रहा है वो मैंने आप लोगों को पहले ही सॉल्व करवा रखा है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से अगर आपने प्रीवियस 5 ईयर के कर लिए ना, तो यानी वो क्वेश्चन सारे के सारे आपके वहाँ पे आ जाएंगे, है ना। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं ना, ये सारे आपको प्रीवियस 5 ईयर में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट होगा आपको, आप लोगों का प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।